आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। आज शक्ल सूरत थोड़ी बदली हुई दिखाई पड़ेगी और क्योंकि आज मुंबई शहर से आप लोगों के साथ मौजूद हूं। एक सैंडविच सेशन आज का आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां पर और कल वापस बाजारों में छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ से मार्केट जो है एक सैंडविच सेशन के तौर पे कामकाज कर रहा था। लेकिन शुरुआत भारतीय बाजारों की जो हुई है वो मोर और लेस आप कह सकते हैं तेजी के साथ हुई। फिर हायर लेवल से बाजारों ने थोड़ी सी बिकवाली जरूर दिखाई है, ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन एक अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन आप मार्केट्स में देख रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इंडेक्स की। तो आज इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी करीब करीब 47 अंक नीचे है, सेंसेक्स करीब 87 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है। एडवांस क्लाइन में करीब 1072 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, 1415 शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज मीडिया स्पेस थोड़ी बहुत खरीदारी में है, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ी बहुत खरीदारी में, लेकिन प्रेशर आज आपको दिखाई पड़ेगा रियल्टी से 1.5% नीचे कामकाज करते हुए। फार्मा 1% नीचे है, मेटल करीब करीब 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीते सत्र में यानी कि अप्रैल के लास्ट सेशन में जो भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई थी, एफआईएसयू करीब 51 करोड़ रुपए के आसपास की थी। लेट्स सी अभी मई की शुरुआत कैसी रहती है और मार्केट्स अभी आगे कैसे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य मौजूद है अहमदाबाद से। आदित्य नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके एक व्यू आपका चाहूंगा कि भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो तेजी के, मतलब इनफैक्ट आप ये कह लो कि मार्केट्स में इंडेक्स आज स्मॉल कैप की तरह कुछ हद तक बिहेव कर रहा है। वो उतनी ही तेजी से वोलेटिलिटी दिखा रहा है जितनी आमतौर पे स्मॉल कैप इंडेक्स में होती है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? नमस्ते सुमित जी। अच्छा लग रहा है आपके एक नए सेटअप में। और अच्छा लग रहा है हमारे मनी नाइन के दर्शकों से बात करके। तो मूड माहौल और बाजार का काफ़ी डामाडोल है। सुबह लोग काफ़ी खुश थे, बाजार ऊपर था और अभी बाजार काफ़ी नीचे है। तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर बाजार में काफ़ी चल रहा है। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के साथ सिंक में जिस तरीके से ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। कल भी काफ़ी इंटरनेशनल डेटा रिलीज हुआ था, उस हिसाब से बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। इस तरीके से इंडिया में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और क्रॉस बॉर्डर फ्रंट पे भी काफ़ी टेंशन है। इस हिसाब से एक बाजार डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहा है। तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच इस मामले में फॉलो करना चाहिए। अगर एक लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिले तो तेज़ी का अब बायस बना है। अभी निफ्टी चल रहा है 24,285। तो 24,600 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो तेजी का मन बनाए। अदरवाइज बाजार में थोड़ा न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंस रह सकता है। और निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। आज इनफैक्ट अदानी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक को कैसे आप देख रहे हो? निफ्टी बैंक में भी टेक्सचर थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑन राइज का नजरिया रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 56,200 का और एक न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंस बनाना चाहिए। इनकेस बाजार 56,200 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं। ओके, तो आपको एक राय दी गई है यहाँ पर, खास तौर से इंडेक्स फ्रंट पर किस तरह की रणनीति आपको रखनी होगी और कैसे आप यहाँ पर मार्केट्स को इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट ट्रेड कर सकते हैं। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां पर खरीदारी है, कहां पर बिकवाली है? तो आज निफ्टी में जहां पर खरीदारी, उसमें अदानी पोर्ट लीड कर रहा है। ये स्टॉक बहुत लंबे अंतराल के बाद नंबर्स आए, नंबर्स का इंपैक्ट है। मारुति कंसेक्यूटिव बाइंग है, सेकंड डे इसमें बाइंग चल रही है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, न्यूज फ्लोज के बीच में यहाँ दबाव है। आयशर मोटर प्रॉफिट टेकिंग है, बजाज ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं और नेस्ले यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली है। इसके अलावा मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें मजगांव डॉक लगातार तेजी में है। आईजीएल, परसिस्टेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है उसमें जो कुछ नाम मिड कैप साइड पर प्रेशर में कामकाज कर रहा है उसमें सिलेक्टिव, जैसे कि इंडस टावर, नंबर्स का इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, हेवी सेल ऑफ है। फेडरल बैंक, नंबर्स का इंपैक्ट, मैनकाइंड, एबी फैशन यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ स्मॉल कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी उसमें रेलटेल, रेलवे में थोड़ी बहुत खरीदारी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लगातार बाइंग में है। न्यूजन सॉफ्ट और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पर जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें सबसे पहला जो दबाव है वो है डेटा पैटर्न में, केफिन टेक में, क्रॉम्पटन में, एफएसएल में, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है।
आदित्य, आपसे मारुति में पहले एक स्टांस चाहूंगा आपका, क्योंकि मारुति लगातार सेकंड डे है जबकि ये बाइंग दिखा रहा है, और अच्छी वैल्यू तो थी ही और प्लस मूव भी है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, मारुति में एक अच्छा अप मूव देखने को तो मिला है फ्रॉम 11,200 से लेके करीब करीब 12,700। तो एक शॉर्ट टर्म में जो अपसाइड प्ले होना था वो प्ले आउट हो गया है। बट अगर एक मीडियम टर्म स्टांस बनाए तो यस, यहाँ पे एक तेजी की शुरुआत हो रही हो ऐसा लगता है। एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आता है, एक ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आता है 13,000 के वहाँ पे। एक बार 13,000 के लेवल क्रॉस हो जाते डिसाइसिवली तो लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की साइड जो लेवल्स है वो 13,000 के रेजिस्टेंस है, तो अभी भी हल्की हल्का न्यूट्रल टू बुलिश चांस बना हुआ है। 13,000 के ऊपर एक बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। तो 13,000 के ऊपर एक मोमेंटम इंप्रूव हो सकता है, लेकिन 13,000 एक इमीडिएट तौर पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों सवालों को लेकर। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आप आदित्य से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अगले 1 से 1.5 घंटे तक ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी। सबसे पहला सवाल जो आदित्य आया है हमारे पास, वो विक्की सिंह साहब का है। ये प्रोटियन ई गवर्नेंस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए अभी या अवॉइड करें? देखिए, अगर ये स्टॉक की हम बात करें टेक्निकली, एक बार बात करें तो मुझे लगता है कि ये रेंज में फंसा हुआ है। नीचे की साइड एक 1250 की रेंज है, ऊपर की साइड 1500। अनटिल अनलेस रेंज ब्रेक नहीं होती स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखना मुश्किल है। तो 15,000 का लेवल निकलने दे, फिर कम समय में स्टॉक अच्छी दौड़ लगा सकता है। तो ये लेवल ब्रेकआउट होने दे, फिर एक व्यू बनाया। अदरवाइज अभी तो व्यू न्यूट्रल है। ओके, तो अभी के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोहम्मद मंसूरी साहब का सवाल आया है टाटा पावर को लेकर। इन्होंने 394 रुपए के दाम पर इसमें खरीदारी कर रखी है। 3 साल के इनका नजरिया है, तो क्या ये सही निवेशित है या अभी वेट करें इसमें? सही निवेशित है ये कंपनी। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके चार्ट पैटर्न अच्छे हैं। स्टॉक हाई रहे, हाई लो बना रहे। ऑल्दो एक ब्रेकआउट आएगा तो इस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बनेगा। 450 जो यहाँ से करीब करीब 15% दूर है, ये एक इसका मेजर हर्डल है। एक बार ये लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो 450 के आसपास एक मीडियम हर्डल के तौर पे कामकाज करेगा। जैसे ही वो हर्डल निकलता है उसके बाद वापस रफ्तार बढ़ सकती है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। एक शेखर शर्मा साहब हैं, ये कुवैत से आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और इनका सवाल ये है कि ये रेमंड के शेयर रखते हैं 1890 रुपए के दाम पे, और एच जी इंफ्रा के शेयर है 1340 रुपए के दाम पे। ये दोनों के दोनों पिछले तेजी में एक बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखा चुके हैं। सो अभी क्या करना चाहिए इन दोनों में? सेकेंड स्टॉक आपने HEG इंफ्रा बोला? एच जी इंफ्रा, एच जी इंफ्रा और रेमंड। राइट। देखिए, पहले तो हमारे जो व्यूअर है कुवैत से, उनको नमस्कार। और दूसरी बात, ये दो स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ने इतने टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। बट रेमंड में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है रिसेंटली। बट एक ब्रेकआउट का इंतजार करें, ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक्स में मोमेंटम आता है। अदरवाइज एक रेंज में फंस जाते हैं काउंटर्स। अभी रेमंड 1540 चल रहा है। 1900 2000 एक इसका इंपॉर्टेंट हर्डल है। ये एक बार क्रॉस होगा तब स्टॉक में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी। अदरवाइज स्टॉक एक रेंज में या फिर एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहता है। दूसरा, अगर हम HG इंफ्रा की बात करें तो इस स्टॉक में भी एक काफी करेक्शन देखने को मिला। 1800 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे करेक्ट हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। तो इसमें उछाल आए तो निकलने का सोचे, क्योंकि स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लैकिंग है। ठीक है, इसमें जो अच्छा मोमेंटम आएगा 1600 के ऊपर ये आएगा। अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बना है, तो इसमें शॉर्ट टर्म में एक सेल ऑन राइज की रणनीति रखे। तो सेल ऑन राइस की रणनीति आप रख सकते हैं नेस्ले के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन
वाइज ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी पहले आ चुकी है, सो उस पार्ट को भी आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को लेकर राहुल राज साहब के पास। इनके पास 120 रुपए के दाम पर ये शेयर पड़े हुए हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए ब्रिगेड में भी लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिकवरी तो यहाँ दिखती नहीं है। बट बाजार के साथ हो सकता है बाउंस बैक हो, बट आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। सेल ऑन राइस की रणनीति यहाँ पर भी आप मेंटेन कर चल सकते हैं। वैसे भी आज रियल एस्टेट स्पेस में काफी ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा एक सुंदरम फास्टनर को लेकर सवाल आया है विनय कुमार साहब का। इनके पास 1393 रुपए के दाम पर 50 शेयर है। ऑटो एंसिलरी में काफी अनसर्टेनिटी वैसे भी अदरवाइज चल रही है, करें क्या इसमें? जी सुंदरम फास्टनर के नाम से मुझे नहीं दिख रहा है, कोई और नाम से इसका कोड है? नहीं, इसका सुंदरम फास्टनर के नाम से मिलेगा। ये SUNDARAM, देखिएगा इसको, SUNDRAM, सॉरी DA नहीं, DRAM, सुनराम होता है ये। ओके ओके। अभी 915 रुपये चल रहा है इसका रेट। 915 रुपए। और करेक्ट करेक्ट। अगर हम सुंदरम फास्टनर की बात करें तो ये स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 1400 1500 से स्टॉक करेक्ट होके ऑलमोस्ट 800 पे आ चुका है, आधा हो चुका है। तो नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। यहाँ पे ये एक स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के लिए रख सकते हैं 800 के आसपास। और अभी जो कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है काफ़ी, तो यहाँ पे एक थोड़ा मीन रिवर्जन ट्रेड या थोड़ा बाउंस बैक पॉसिबल है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 1000 से लेके 1100। तो अभी यहाँ से शॉर्ट टर्म में नजरिया एक पॉजिटिव है। हम्म। तो छोटी अवधि के लिए नजरिया जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही यहाँ पर आप रखिएगा। आकाश चौधरी साहब के पास एक सवाल आया है कि वो रेलवे में निवेश करना चाहते हैं और दो शेयरों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है। पहला है RVNL और दूसरा है जुपिटर वैगन। तो आप रेलवे में निवेश की सलाह देंगे? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, अगर हाँ, तो क्या इन दोनों में से कोई नाम या कोई और नाम? मेरे हिसाब से रेलवे सेक्टर ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रही, तो ये दोनों स्टॉक में मैं कहूँगा सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। ओके, तो फिलहाल आप इनमें बाय साइड पर मत जाइए। सेक्टर ही पूरा कंसोलिडेशन के अंदर आज फिर भी थोड़ा बहुत रेलवे चला हुआ है, लेकिन अदरवाइज आपको एक राय दी गई है। आशिफ पटेल साहब के पास DLF है, करीब 680 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या रीड कर पा रहे हो आप आदित्य DLF में? डीएलएफ का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक हायर है हायर लो पैटर्न बना रहा है, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो यहाँ पे एक तेजी का नजरिया रखा जा सकता है 630 के स्टॉप लॉस के साथ। तो तेजी का नजरिया 630 का एक स्टॉप लॉस, यानी कि आपकी खरीदारी के आसपास ही का एक स्टॉप लॉस रखिए और उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। R वाघेला साहब का एक सवाल है, एशियन पेंट्स कब बाय कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, एक साइड में अगर एवरेज करना हो तो कहाँ एवरेज करना ठीक होगा? एशियन पेंट्स थोड़ा सा टाइम लगा रहा है कंसोलिडेशन में और एक अपना बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ही यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा अपनी चाल में इतना दौड़ नहीं है इसमें। एक बेस फॉर्मेशन कंसोलिडेशन ही इसमें चल रहा है, ब्रेकआउट मिसिंग है, तो उसमें टाइम लग सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा स्टॉक आपने बोला एक्साइड लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये स्टॉक में भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन या करेक्शन देखने को मिला है 620 से लेके 355। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग दिख रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा बड़े तेजी के मूव नहीं बनते हैं। इसके चलते मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो एक्साइड के केस में अभी आप सेल ऑन राइस की रणनीति रखिए, और एशियन पेंट्स के केस में भी आपको एक राय दी गई है आदित्य की तरफ से, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अनंत राज के 90 शेयर हैं 530 रुपए के दाम पर, 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। नरेश साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? अ, अनंत राज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं है, ज़्यादा दम नहीं है, और कंसोलिडेशन में ये स्टॉक फंसा हुआ है। रैलीज पे इसमें सेलिंग आ रही है, तो शॉर्ट टर्म में अगर एक दो हफ्ते की बात करें तो मुझे इसमें ज़्यादा स्टीम नहीं दिखती।
बट 1-2 महीना 3 महीना जैसा ये बात कर रहे थे, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। 950 से लेके 400 के लेवल देख चुका है कुछ समय में, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 370 का, और एक बाउंस बैक या मीन रिवर्जन ट्रेड इधर देखा जा सकता है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 530 टू 600। तो 370 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 530 540 के आसपास का एक पुल बैक शायद ये स्टॉक दिखा सकता है, तो उसको भी आप भूल नहीं सकते। एक सवाल आया है मोहित जी का, इनके पास जियो फाइनेंस में एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। तो पहली चीज वो जियो फाइनेंस में एंट्री करें या ना करें। दूसरा इनका सवाल और भी है कि क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से मार्केट में एक बड़ा डिप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप क्या राय रखते हो उस पर? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ तो काफ़ी अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है, रात को न्यूज़ आएगी, सुबह बाजार बड़े गैप डाउन या गैप अप के साथ खुल सकता है। तो वो चीज़ को पकड़ के चलना ही चाहिए, डिस्काउंट करके चलना चाहिए कि ऐसा इवेंट नियर टर्म में हो सकता है। और जिस हिसाब से न्यूज़ चल के आ रही है, ऐसा लगता है कि उस फ्रंट पे काफ़ी इस तरीके की न्यूज़ है या फिर डेवलपमेंट है। तो वो डिप आ सकता है। वो उसके लिए आपको फ्री कैश या फिर यू शुड कीप योर लिटिल बिट ऑफ रिजर्व फॉर दैट। अगर डिप्स आए तो वहाँ से आप बाय करें। दूसरा, इसके चलते मुझे लगता है कि एक बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं जियो फाइनेंस में। काफ़ी टाइम से स्टॉक ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी ये स्टॉक अच्छा है, क्योंकि मीडियम टर्म सपोर्ट पे आ चुका है स्टॉक, और एक मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाई लो पैटर्न बना रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है, और यहाँ पे इस लेवल से भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है। तो जियो फाइनेंस में एक पॉजिटिव व्यू है। अगर आप यहां से भी एंटर करने की इच्छा रख रहे हैं तो पॉजिटिव साइड पे इस पे नजरिया रख सकते हैं। और ये बात सही है कि हाँ, जब तक बाजार में सर्टेनिटी अभी नहीं आएगी तब तक ये गैप अप गैप डाउन की ही शुरुआत के हिसाब से आप मान के चलिए। तो अपने लिए कैश रखते रहिए, 20-25% कैश अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखिए, ताकि मौका मिले तो उसका इस्तेमाल करके आप एंट्री एग्जिट करते रहिए। इसके अलावा वेदांता नैना गोयल जी के पास है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ले रखा है, और 416 रुपए पे इनकी खरीदारी है। प्लस ये चाह रहे हैं कि रिलायंस में दोबारा एंट्री अगर करनी हो तो कहाँ एंट्री करनी चाहिए। आप क्या राय रखते हो? देखिए, वेदांता में रिकवरी अच्छी है, यहाँ पे एक मीडियम टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। यहाँ पे नज़रिया पॉजिटिव रहेगा। और रिलायंस में भी एक फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड चालू हो चुका है, इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है, या फिर अगर डिप्स मिले टिल लेवल्स लाइक 1400 से 1350 तक का, तो वहाँ पे भी डिप्स पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1350 का। और नज़रिया है यहाँ पे तेजी का ही हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे 1500 से 1600 के लेवल भी देखे जा सकते हैं। हम्म, तो 1500 से 1600 के लेवल भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो अगर आपको कहीं भी ड्रॉप मिलता है तो उसका फायदा उठा के आप जरूर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। रेणु सिंघल जी के पास आज है पारादीप फॉस्फेट 124 रुपए के दाम पर। बढ़िया चला ये शेयर हाल फिलहाल में। आदित्य, क्या इसमें बनी रहे या इसमें निकल जाए मुनाफा लेके? हाँ, काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक ने दौड़ लगाई है 86 से लेके 145 1-2 महीने में। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा ओवर हीटेड है, अगर इनका नज़रिया 1-2 हफ्ते का है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट 1 साल का अगर नज़रिया है तो यहाँ पे अभी भी नज़रिया पॉजिटिव बनेगा। ओके। एक सवाल आया है नरेश का, ये पूछ रहे हैं कि केपीआईटी और जेन टेक्नोलॉजीज दोनों में से आपको ज्यादा बेहतर कौन सा लगता है? देखिए, अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी और जेनटेक की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि केपीआईटी थोड़ा बेटर कैंडिडेट है यहाँ पे। और ऑल्दो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा बस मिसिंग है, या फिर लार्ज कैप आईटी में अच्छा तेजी देखने को मिली है, बट जैसे केपीआईटी टेक की अगर बात करें तो इतना ट्रैक्शन अभी लौटा नहीं है, तो ये एक स्लो मूवर हो सकता है। बट 1250 इसके लिए एक पॉजिटिव लेवल है, यहाँ पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1000 का, और यहाँ पे एक धीमी चाल देखी जा सकती है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 1350 से लेके 1400। ओके, तो 1400 तक के जोन आएंगे, लेकिन 1000 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं केपीआईटी में। कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर साइड पर वो पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। गणेश डे साहब पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स लिया है इन्होंने करीब करीब 660 रुपए के दाम पर,
और इनका नजरिया 6 महीने का है। एक लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो गया क्या इसका लार्ज अंडर परफॉर्मेंस, या अब सेटल है, या अभी और गिरावट बाकी है इसमें? बिल्कुल सुमित जी, अभी ऐसा लगता है कि इसका अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड गया। ऑल्दो न्यूज़ फ्लो अभी काफ़ी नेगेटिव है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे चार्ट स्ट्रक्चर पे, अच्छा अक्यूमुलेशन साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी वो डरने वाले थोड़े दिन गए, अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बनता है। ओके। एक टाटा टेक को लेकर आशिफ पटेल साहब पूछ रहे हैं, 700 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, और अभी ये शेयर थोड़ा सा टूटा, नंबर्स के बाद थोड़ा स्टेबल हुआ, क्या किया जाए इसमें? कौन सा स्टॉक बता रहे हैं? स्टॉक का नाम, स्टॉक का नाम एक बार आदित्य रिपीट करेंगे? टाटा टेक। टाटा टेक्नोलॉजी, करेक्ट। टाटा टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी शानदार तेजी देखने को मिली। 600 से स्टॉक ने 730 पे दौड़ लगाई, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया ही रखना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए 570 का, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बनाकर यहाँ पर लॉन्ग साइड पे अगर जाना चाह रहे हैं तो टाटा टेक को आप एक बार को लॉन्ग के लिए देख सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर रहेगी। विनय दलाल साहब के पास एक तो जाइडस लाइफ साइंस के शेयर हैं, 60 शेयर हैं, करीब 820 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा, ये ऑयल इंडिया में एक एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या एंट्री करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जाइडस लाइफ साइंस में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ से 885 का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 800 का, और यहाँ पे टारगेट देखे जा सकते हैं 760 960 से लेके 980 के, तो इसमें पॉजिटिव नज़रिया है। ऑयल इंडिया की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है, और यहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे 360 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की साइड लेवल देखे जा सकते हैं 450 से लेके 470। 450 470 तक के जोन यहाँ खुल सकते हैं, एंट्री के लिए दोनों स्टॉक ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप जरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट जरूर रखिएगा। एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर सवाल आया है, 105 रुपए के दाम पर खरीदारी की हुई है, क्या करना चाहिए इसमें? अगर हम JNK बैंक की बात करें तो PSU बैंकिंग में रिसेंटली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, और JNK बैंक ने भी इस तेज़ी में पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच बनाया जा सकता है। यहाँ पे 15% स्टॉप लॉस रखना चाहिए फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का यहाँ पे पॉजिटिव है। ऑल्दो जो रिकवरी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर PSU बैंक। रिसेंटली स्टॉक ने दौड़ लगाई थी फ्रॉम 91 लेवल्स टू 114, बट रिसेंट सेल ऑफ आया है, बट अक्यूमुलेशन साइन दिख रहे हैं नीचे की साइड से। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 85 का, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ओके। आकाश चौधरी साहब का एक और सवाल है, दूसरा सवाल भी है, वो है JSW एनर्जी को लेकर। 300 शेयर है इनके पास, 525 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसके अंदर? देखिए स्टॉक काफी रेंज बाउंड है, और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर के थ्रू जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश ब्रेकआउट का नजरिया नहीं है, बट एक बार लेवल क्रॉस होते हैं 540 के, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस रखना चाहिए 440 का। ओके, 440 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। चलिए अब पटियाला चलते हैं, वहां पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साहिल चोपड़ा साहब मौजूद हैं। चोपड़ा साहब नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर। नमस्कार चोपड़ा साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, पहले तो मैं मनी नाइन का थैंक यू करना चाहता हूँ, जो आप इस मीडियम के थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस और एनालिसिस देते हो। इससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। थैंक यू सर, थैंक यू चोपड़ा साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सर का मेरे सवाल पास है। ब्लू स्टार EC जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। 1750 शेयर के प्राइस पे 100 शेयर्स हैं सर मेरे पास। ओके, और 1750। कितना समय आप मुझे दे सकते हो? 3 to 4 months सर, 6 months भी। ओके ओके,
तो आदित्य करना क्या चाहिए, ब्लू स्टार के शेयर है इनके पास, वो समर थीम पे शायद इन्होंने लिया होगा कि गर्मी बढ़ेगी तो शायद यहाँ पे भाव भी बढ़ेंगे एसी कंपनियों के। 100 शेयर है, 1750 रुपए के दाम पे, नजरिया 6 महीने का है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ये स्टॉक में काफी सेलिंग देखने को मिली है, तो मैं इधर टर्न अराउंड रिकवरी नहीं देखता हूँ कि एकदम से स्टॉक में तेजी आ जाए और नए स्विंग हाई देखने को मिले। बट बाजार के साथ ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर सकता है। बट एज अगर आप जैसा देख रहे हैं कि स्टॉक में कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है, तो ये यूजुअली सेल ऑन राइज कैंडिडेट बनता है। तो ओवरऑल मेरी राय यही रहेगी कि उछाल जब आए तो स्टॉक में से निकलने का सोचे और दूसरे काउंटर्स में पार्टिसिपेट करे जहाँ पे एक अच्छी तेजी है। फिलहाल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा बना हुआ है। तो साहिल साहब थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड कर सकता है, ये ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी एक बार दिखा चुका है, और उस बढ़िया तेजी के अंदर अब ये कूल ऑफ हो रहा है। सो राय यही है कि आप थोड़ी तेजी मिल रही है, कहीं भी आपकी कॉस्ट कम हो, आप मैनेज कर पाए, वहां निकलिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मनोज कुमार साहब का, इनके पास 153 रुपए के दाम पर IRFC के 180 शेयर है, इन्हें क्या करना चाहिए आदित्य? देखिए काफी सारे सवाल आते रहते हैं हमारे पास रेलवे सेक्टर के लिए, बट जो सेक्टर में ओवरऑल मोमेंटम है वो थोड़ा सा मिसिंग है। इवन आज स्टॉक में थोड़ी बहुत बिकवाली है। तो इधर लेवल बेस्ड अप्रोच अगर फॉलो करें तो 167 के ऊपर ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी एज ऑफ नाउ स्टॉक एक कंसोलिडेशन के थ्रू जा रहा है, बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो हाल फिलहाल तो एक न्यूट्रल नजरिया रहेगा। बट 167 के ऊपर तेजी का व्यू बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। हम्म रिलायंस और अदानी पावर में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं गगन अधिकारी साहब। रिलायंस पे तो भी आप बात कर ही रहे थे कि 1500 के आसपास आ जाएगा, और अदानी पावर, क्योंकि दोनों ही गुजराती बाइज्ड हैं और दोनों ही आपकी साइड के हैं, क्या किया जाए? बिल्कुल देखिए आज आजकल थोड़ा मूड माहौल बना हुआ है अच्छा रिलायंस का और अदानी ग्रुप स्टॉक्स का भी। ऑल्दो अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट उसमें ज़्यादा आज रुझान देखने को मिल रहा है, थोड़ा मूड माहौल वहाँ पे अच्छा है। बट अदानी पावर में वो स्ट्रेंथ और वो मोमेंटम लैकिंग है। बट मुझे लगता है कि इधर भी एक वापस मोमेंटम बन सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी अदानी पावर में। और रिलायंस में जैसे कि आप और मैं चर्चा कर रहे थे कि एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, आगे आने वाले समय में 1500 से 1600 के लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो 1500 1600 रिलायंस तो ऑलरेडी आ चुका है, और अदानी पावर भी बेटर साइड पर दिखाई पड़ रहा है। भारत प्रजापति साहब के पास SJVN के शेयर है, 90 क्वांटिटी है, सॉरी 90 रुपए के दाम पर 500 क्वांटिटी है, और 12 महीने का इनका नजरिया है। इनका सवाल यही, क्या और ज्यादा इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं? अभी फिलहाल ऐड नहीं करना चाहिए यहाँ पे। जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा क्लियर होने दे। अभी फिलहाल अनसर्टेनिटी है, कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इस नतीजे में थोड़ा सा रुकेंगे, एक प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। हाल फिलहाल नजरिया न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव है। ओके, एक सवाल आया है इन्वायरो इंफ्रा पर, प्रिया जसरोतिया जी का सवाल है। इसके बाद इनके पास करीब करीब 306 रुपए के दाम पे खरीदारी है, ये हाल की लिस्टिंग है, और अच्छा खासा करेक्शन दिखा भी चुका है ऊपरी स्तरों से। अभी क्या करना चाहिए? एनवायरोटेक सिस्टम, राइट? एनवायरोटेक की बात कर रहे हैं आप? इन्वायरो इंफ्रा। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 196 197 का प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मैं कहूँगा ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, इसको अवॉइड करें। सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है, इसको अवॉइड करिए, वो ज्यादा बेटर रणनीति आपके लिए रहेगी। और वैसे भी कहीं अगर तेजी मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट आए, निकलने की कोशिश करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सवाल राजन पांडे साहब का है, ये मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, तो जरा गौर से सुनिएगा आदित्य। इन्होंने हाल फिलहाल में जो न्यूज फ्लोज या इवेंट सुने हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच की, जो गहमा गहमी है उसको देखकर, अभी इनके पास करीब प्रॉफिट है रिलायंस में 16% और गेल में 12%, आईओसी में 10%। क्या ये कह रहे हैं कि क्या ये सारा प्रॉफिट लेकर चले जाएं या वेट करें? इनका नजरिया वैसे 2 साल का है, लेकिन हाल फिलहाल की जो डिस्टर्बेंसेस हैं इसको लेकर ये काफी चिंतित है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए चिंता तो शॉर्ट टर्म वाली है कि अगर एक दो दिन का नज़रिया है या एक दो हफ्ते का नज़रिया है तो निकलने का सोचना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो ये डिप्स
अगर स्टॉक में आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है रिलायंस का वो बेहतर हो रहा है। भले न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, बट टेक्निकली जो संकेत मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो रिलायंस, आईओसी, ये सब स्टॉक में एक पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। तो सर साफ राय है, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। ना आईओसी खराब कंपनी है, ना गेल, ना रिलायंस। अगर कहीं नीचे आती है तो आप और खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी, तो ठीक है, फिर आप नीचे के लेवल पे तो ऐड करिए। या अगर छोटी अवधि का नजरिया, तो आप पैसा लेकर निकल जाइए और बैठिए साइड लाइन पे। अगर किसी खराब सिचुएशन जो हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपको दाम नीचे मिलेगा तो आप जरूर एंटर कर लीजिएगा। लेकिन दोनों तरह की राय आपके सामने रख दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है एफकॉन्स इंफ्रा को लेके। मोहम्मद साबिर साहब का सवाल है। हाल की ही लिस्टिंग है एफकॉन्स, तो बहुत ज्यादा चार्ट तो आपके पास नहीं होंगे इसके आदित्य, लेकिन कोई राय आप रखते हो क्या इसके ऊपर? जी, ये स्टॉक को मैं अभी प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा।